अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान की इस कहानी का दूसरा हिस्सा सुनते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि जेवरात और रकम चमड़े के एक अटैची केस से चोरी किए गए हैं? मैंने पूछा। मालूम है साहब, नौकरानी ने जवाब दिया। मैं क्या बताऊं, इस अटैची केस में मालकन अपनी किताबें, रिसाले, पैड वगैरह रखा करती थी। अगर उसने इस रात जेवरात इस अटैची केस में रख दिए हों जिस रात वो कत्ल हुई, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इस रात जब तक मैं इस घर में रही, मालकन ने ट्रंक से जेवरात नहीं निकाले थे। तुम कितने बजे इस घर से फारिग होकर अपने घर गई थीं? इंस्पेक्टर वॉल्टन ने पूछा। मैंने वक्त नहीं देखा था साहब, नौकरानी ने जवाब दिया। 9 बज चुके होंगे। क्या छोटा सेठ मकतूला का खामिन तुम्हारी मौजूदगी में बाहर निकला था? इंस्पेक्टर वॉल्टन ने पूछा और कहा, वो शायद 8 साढ़े 8 बजे घर से निकला था। नहीं, उसने जवाब दिया, वो तो शाम से पहले घर से निकला था। वो खाने पर वापस घर नहीं आया था। मालकन ने अकेले खाना खाया था। मैं रोज़मर्रा के वक्त पर अपने घर चली गई थी। सुबह ही तो आके देखा कि घर उजड़ा हुआ था। घर में कौन था? मैंने पूछा। पुलिस का सिपाही बाहर बैठा हुआ था। उसने कहा, उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। महल्ले की औरतों से मुझे पता चला कि तुम्हें थाने नहीं बुलाया गया था? मैंने पूछा। या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या पूछा था? न थाने बुलाया गया, न किसी और ने कुछ पूछा, उसने जवाब दिया। हाँ, छोटे सेठ के पिताजी ने दूसरे दिन मुझे अपने घर बुलाया था। वो कोठी में बहुत दूर रहते हैं। मेरे लिए उन्होंने टांगा भेजा था। वहाँ गई तो उन्होंने बताया कि छोटे सेठ के घर चोरी हो गई है और रानी को चोरों ने कत्ल कर दिया है। फिर बड़े सेठ जी ने मुझे इस महीने की तनख्वाह 25 रुपये फालतू देकर कहा कि तुम घर की कोई बात किसी को न बताना, और उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस तुम्हें भी शक में पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं इस थानेदार को बता चुका हूँ कि ये नौकरानी बहुत ही शरीफ और दयानतदार औरत है। मैं तुम्हें किसी और घर में नौकरी दिला दूँगा, तुम खामोश रहना। ये औरत हमारे लिए बहुत कीमती साबित हुई। इसके बयान से ये सुराग तो नहीं मिलता था कि कातिल कौन है। अलबत्ता हमारा ये शक पुख्ता हो गया कि इस थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने तफ्तीश में गड़बड़ की है। नरोत्तम दास कोई नालायक तफ्तीशी अफसर नहीं था। उसने मेरे शक के मुताबिक रिश्वत ली होगी। अगर कातिल मकतूला का खामिन ही था तो उसका बाप असर व रसूख वाला आदमी था। उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर लिया होगा। ये बात भी थी कि हिंदू खानदान था। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास भी हिंदू था। हिंदुओं में वैसे भी कत्ल जैसी संगीन वारदातें नहीं हुआ करती थीं। ये तो ऊंचे नाम वाला खानदान था और इस खानदान के पास दौलत थी। मकतूला के ससुर ने इस हिंदू थानेदार को खरीद लिया होगा। इसने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी दौलत और अपने असर व रसूख के जरिए इंतहाई कोशिश की होगी। नौकरानी के सीने से जो बातें बाहर आ गई थीं, यह हमारा कमाल था। दूसरी वजह ये थी कि इसे मकतूला के साथ बहुत प्यार था। इसके आंसू रुकते ही नहीं थे। इसे अचानक याद आ गया कि इससे खामोश रहने का हुक्म दिया गया था। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत शुरू कर दी कि मैं इन सेठों को ना पता चलने दूं कि उसने हमें ये बातें बताई हैं। मैंने इसे झूठी तसल्लियाँ दी कि इसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। सीआईए ने न कभी किसी थाने में बैठकर तफ्तीश की थी, ना अब करती है। पुलिस की इस ब्रांच का अलग हेडक्वार्टर होता है, जहाँ तफ्तीश में 3rd डिग्री यानी ईज़ा रसानी को ख़ास मकाम हासिल है। वहाँ सवाल जवाब कम और दस्ती कार्रवाई ज़्यादा चलती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में पंजाब के 2 आबा के इलाके में, जहाँ डकैती और कत्ल की वारदातें रोज़मर्रा का मामूल थीं, सीआईए को दुर्ली जत्था कहा जाता था। दुर्ली चमड़े का बना हुआ छितर सा होता था। मुलजिम या मुश्तबा को मुर्गा बनाकर उसके जिस्म के पिछले हिस्से पर यह दुल्ली मारी जाती थी। बड़े बड़े नामी गिरामी कभी हकेल डाकू दुल्ली की 2-3 ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आजकल तो 3rd डिग्री के साइंसी तरीके इस्तेमाल होते हैं। बाज़ मुश्तबों को हल्की सी अजियत भी नहीं दी जाती। इन्हें खाने में अमेरिका की सीआईए की बनाई हुई दवाएं दे दी जाती हैं, जो ब्रेन वॉशिंग का काम करती हैं। इंस्पेक्टर बोल्टर ने जब यकीन कर लिया
کہ تفتیش میں گڑبڑ ہوئی ہے اور اس میں جھوٹ کی آمیزش اتنی زیادہ ہے کہ اصل قاتل کو بچانے کی کوشش واضح ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان سب کو اپنے ہیڈ کوارٹر لے چلو۔ اس کیس کی فائل ہم نے اپنے قبضے میں لے لی تھی۔ انسپکٹر نروتم داس کو بھی ساتھ لے لیا اور ہم اپنے ہیڈ کوارٹر جا پہنچے۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے کہا کہ میں مقتولہ کے خاوند اور اس کے سسر کو بتا دوں کہ یہاں تفتیش کیسی ہوگی اور ان کے لیے بہتر کیا ہے۔ سیٹھ صاحب، میں نے مقتولہ کے سسر کو الگ لے جا کر کہا، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ہندوستانی انگریز انسپکٹر کے ساتھ ہوں۔ میں نہ ہوتا تو اب تک آپ اور آپ کا بیٹا تفتیش والے کمرے میں الٹے لٹکے ہوئے ہوتے۔ ان کمروں میں انگریز پولیس افسروں کے ہاتھوں کئی ہندوستانی مارے گئے ہیں اور کئی ایذا رسانی سے ہمیشہ کے لیے دماغی لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ دھمکی کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے ڈرنے کی بجائے عجیب رعونت سے مجھ سے پوچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی بہو کو میں نے قتل کیا ہے؟ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالکل علم نہیں کہ آپ کی بہو کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ بالکل صحیح بتا دیں، جھوٹ نہ بولیں، اور جو جھوٹ ہے آپ پہلے بول چکے ہیں وہ آپ یہاں آ کر نہ دہرائیں، ورنہ آپ کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کچھ اور ہے اور تھانے میں کچھ اور بنائی گئی ہے تو مجھے اب بتا دیں۔ میں آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں اور اتفاق سے اس انگریز انسپکٹر کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ سچے دل سے ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ میری ہمدردی اور وفاداری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تھی، لیکن وہ پکا ہندو تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی تھا۔ وہ سیاسی آدمی تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ جس طرح دلیری اور خود اعتمادی سے بولتا تھا، اس سے مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس نے تفتیش میں گڑبڑ نہیں کرائی اور اسے اور اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ انسپکٹر والٹر نے مجھے بلا لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے وہ ساری گفتگو سنائی جو اس سیٹ کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اپنی رائے یہ دی کہ اس شخص کے دماغ پر پیسہ سوار ہے، اس کا دماغ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، انسپکٹر والٹر نے کہا، فالتو بات بند، امرناتھ کو اندر لے آؤ۔ وہ فوراً تفتیش کا اگلا اور اہم مرحلہ شروع کر رہا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ امرناتھ مقتولہ کے خاوند کا نام تھا۔ میں اسے اندر لے کے آ۔ انسپکٹر والٹر نے اسے فرش پر اکڑوں بٹھا دیا۔ ایک امیر زادے کے لیے فرش پر بیٹھنا ہی ایک اذیت تھی۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ایک کوڈ لفظ بولا۔ یہ CIA کے اسٹاف کے خفیہ کوڈ تھے۔ میں باہر نکلا اور پہلوانوں جیسے جسم کے ایک کانسٹیبل کو اندر لے گیا۔ اسے امرناتھ کے کندھوں پر اس طرح بٹھا دیا جس طرح اسٹول پر بیٹھا جاتا ہے۔ کانسٹیبل کی ادھر پیٹھ تھی جدھر امرناتھ کا منہ تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھا تھا جسے پاؤں پر بیٹھنا کہتے ہیں۔ کانسٹیبل کے وزن سے وہ جھک گیا۔ کانسٹیبل کے پاؤں فرش پر تھے۔ امرناتھ کرانے لگا۔ میں اور انسپکٹر والٹر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے باری باری اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہم اس کے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ قتل کی شام اس نے گھر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد اپنے باپ کے گھر چلا گیا تھا اور دونوں کوئی حساب کتاب کرتے رہے تھے۔ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ اس کا باپ گھر ہی تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ جوان آدمی تھا، اس میں ابھی برداشت تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اس نے انسپکٹر نروتم داس کو جو بیان دیا ہے وہی صحیح ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں باہر نکلا تو امرناتھ کا باپ میرے پاس آیا۔ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے جانے کی اجازت دیں، اس نے کہا۔ میں اپنے وکیل کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ آپ شامل تفتیش ہیں؟ میں نے کہا، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ سیٹھ صاحب، یہ تھانہ نہیں اور یہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت بھی نہیں۔ اگر نوبت مقدمے تک پہنچ گئی تو آپ کو وکیل کرنے اور صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ابھی آپ تفتیش بھگتیں۔ امرناتھ کو اسی کمرے میں رہنے دیا۔ 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ امرناتھ کو سونے نہ دیں اور اس کی خاطر تواضع کرتے رہیں۔ انہوں نے اسے زد و کوب نہیں کرنا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے۔ اسے سوائے پانی کے کچھ دینا نہیں تھا۔
हम दोनों इंस्पेक्टर तफ्तीश के दूसरे कमरे में चले गए और इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को वहां बिठा लिया। पहले तो इसे समझाया कि उसने जो घपला किया है वो बता दे और हम इस पर पर्दा डाल देंगे। इसे मालूम था कि पुलिस इंस्पेक्टर पर्दा डालने पर आ जाए तो पहाड़ भी नजरों से ओझल कर सकते हैं, लेकिन नरोत्तम दास को इतनी शय हासिल थी कि वो हमारी बात पर आ ही नहीं रहा था। तुमने चमड़े का एक अटैची केस अपने कब्जे में रखा हुआ है, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। तुम्हें बताया गया था कि जेवरात और रकम इसमें से निकली है। क्या तुमने इस पर उंगलियों के निशान देखे थे? निशान नहीं मिले थे, उसने जवाब दिया। मैंने देखने की कोशिश की थी। तुमने घर की नौकरानी को शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया था? इसे पूछगछ की थी, उसने जवाब दिया। बाकायदा शामिल तफ्तीश नहीं किया था, इसे कुछ भी मालूम नहीं था। नरोत्तम भाई, मैंने कहा, क्या तुम्हें अपनी सर्विस की कोई फिक्र नहीं? सर्विस की बात मत करो मिस्टर मलिक, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। जेल की बात करो। ये शख्स अपने हाथ से अपने लिए जेल का गेट खोल रहा है, हम इसे नहीं रोक सकते। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास, अपने आप को लाइन हाजिर समझो, इधर ही रहो, हम अभी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने मजलूम बनकर फरियादें शुरू कर दी। वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहा था। इंस्पेक्टर वॉल्टर साहब बहादुर, उसने कहा, मैंने अभी तफ्तीश ख़त्म नहीं की। मैं मानता हूँ कि वक्त ज़्यादा गुजर गया है, लेकिन तफ्तीश जारी है। अभी तो मैंने मालूम करना है कि किस किस को शामिल तफ्तीश करना था। तुमने केस को आखिर में अदम पता लिखना था, मैंने कहा। इसने अपने बचाव के लिए बड़ा अच्छा नुक्ता पैदा कर लिया था। इसे वो अपनी सफाई में अदालत में भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर उसका ये नुक्ता इस वजह से बहुत कमज़ोर हो गया था कि तफ्तीश में उसने 1 महीने से ज़्यादा दिन गुजार दिए थे और ये तो साफ नज़र आ रहा था कि उसने कातिल को बचाने की कोशिश की है। इस कोशिश की तफसीलात मैं सुना चुका हूँ। मैं और इंस्पेक्टर वॉल्टर अपने अपने घर चले गए। हमने सुबह 5 बजे वापस आना था। हमें सिर्फ ये कामयाबी हासिल हुई थी कि ये मालूम कर लिया था कि इस वारदात की तफ्तीश में गड़बड़ की गई थी। ये मालूम करना भी बाकी था कि कातिल कौन है, यही असल मसला था। सुबह 5 बजे हम दोनों वापस आए। हमारे दिमाग तरोताज़ा थे और जब मैंने अमरनाथ को कमरे में जाकर देखा तो उसका दिमाग भी ठिकाने आ चुका था। जिस्मानी तौर पर उसकी हालत बहुत बुरी थी। इसे सबसे ज़्यादा जो अज़ियत मिली वो ये थी कि वो सिगरेट बहुत पीता था। सिर्फ सिगरेट नोशी के आदी हजरात समझ सकते हैं कि 15-16 घंटों में 3 पैकेट सिगरेट पीने वाले को इतना अरसा सिगरेट का एक कश भी न मिले तो इसकी हालत क्या हो जाती है। हमें हेड कांस्टेबल ने बताया कि अमरनाथ सारी रात इनसे सिगरेट के एक कश के लिए मिन्नतें करता रहा है और एक बार रो भी पड़ा था। इसे हल्की हल्की अजियतें भी दी जाती रही थीं और हेड कांस्टेबल इसे बताते रहे थे कि इसे ईज़ा रसानी के कैसे कैसे मरहलों से गुजारा जाएगा। इसे वो बड़ी ही हैबतनाक बातें सुनाते रहे थे। एक ही रात में इसका हुलिया और रंग रूप बिगड़ गया था। एक सिगरेट पिला दो मुझे, और इंस्पेक्टर वॉल्टर को देखते ही उसने कराते हुए कहा। पूरी डबिया मिलेगी, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। सच बोल दो। सिगरेट की तलब के अलावा इसमें मज़ीद अजियत बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही थी। वो टूट चुका था। मैं सच बोलूँगा तो भी आप नहीं मानेंगे, उसने कहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं कि मेरी बीवी को किसने कत्ल किया है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि तफ्तीश गलत हुई है और चोरी नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है कि तुम होश में नहीं हो, मैंने कहा, या तुम्हारी ज़बान तुम्हारे काबू में नहीं। मैं होश में हूँ इंस्पेक्टर साहब। इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत दूर खड़ा बोल रहा हो। एक सिगरेट दे दो, मैं आपको सही वाक़या बता दूंगा। खाली पेट सिगरेट नहीं देना, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। पहले इसे कुछ खाने को दो। इसके लिए अंडे, मक्खन, टोस्ट, जाम और चाय मंगवाई गई, जो वह इस तरह खाने लगा जैसे उसे हमारी मौजूदगी का एहसास ही ना हो। इसके बाद उसे सिगरेट दिए गए। मैं इस रात अपने बाप के घर नहीं गया था, उसने कहा। मैं अपने दोस्तों के साथ था। रात के 11 बजे के करीब मैं वापस आया। बेबी सोई हुई थी। जीरो का बल्ब बेडरूम में जल रहा था। मैंने कपड़े बदले और सो गया। दोस्तों के साथ विस्की पी थी। इसका भी असर था कि मैंने बीवी को अच्छी तरह न देखा कि वो सोई हुई है या मरी हुई है। ये मैंने 3 बजे देखा। मेरी आंख खुली, बीवी की तरफ देखा। वो इसी तरह पीठ के बल लेटी हुई थी जिस तरह मैंने इसे पहले देखा था। अब देखा तो मुझे उसका मुंह खुला हुआ नजर आया।
और आंखें आधी खुली हुई थीं। मैंने बड़ी बत्ती जलाई, बीवी को अच्छी तरह देखा, वो मरी हुई थी। मैंने अपने बाप को टेलीफोन पर बताया, वो दूर रहता है। वो जब आया तो इंस्पेक्टर नरोत्तम दास और उसके स्टाफ के 3 आदमी उसके साथ थे। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी। उसने लाश देखकर कहा था कि इसका गला घोटा गया है। फिर उसने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। इसने मेरे बाप से कहा कि कातिल बाहर से नहीं आया, मकतूला को अपने खामिद ने कत्ल किया है। उसने मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने और पिताजी ने इसे बहुत समझाया कि ये इल्ज़ाम गलत है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। कहता था कि वो मुझे गिरफ्तार करेगा। आखिर हमने इसे रिश्वत पेश की। उसने 10,000 रुपया मांगा। यहाँ सवाल मेरी इज्जत का था। पिताजी ने सौदा मंजूर कर लिया। नरोत्तम दास ने कहा कि ये रिपोर्ट लिखवाओ कि अटैची केस से जेवरात चोरी हो गए हैं और रकम भी, और मैं इसे डकैती की वारदात लिख लूँगा और ये जाहिर करूँगा कि तुम्हारी बीवी को चोर कत्ल कर गए हैं। उसने शोर मचाने की कोशिश की होगी या चोरों के पीछे दौड़ पड़ी होगी। जेवरात और रुपये कहाँ था? मैंने पूछा। ट्रंक में थे या इस अटैची में जो थाने में रखा है? ट्रंक में, उसने जवाब दिया। वो तो अब भी इसी ट्रंक में रखे हुए हैं। चोरी तो नहीं हुए, और रकम की जो आप बात करते हैं वो भी चोरी नहीं हुई। हम इतनी ज़्यादा रकम घर में रखते ही नहीं। हमारी रकमें बैंक में जाती आती रहती हैं। ये तो इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने कहा था कि कहना के माल जो गया है वो इस अटैची में था। इस शख्स ने ज़रा लंबा बयान दिया था। मैंने और इंस्पेक्टर वॉल्टर ने इस पर बहुत जिरा की थी। उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने इस पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया था और 10,000 रुपया रिश्वत लेकर वारदात की नौयत बदल दी थी। अमरनाथ इंस्पेक्टर वॉल्टर के एक सवाल का जवाब दे रहा था कि मेरी हंसी निकल गई। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। काम के दौरान वो मुकम्मल तौर पर संजीदा रहा करता था। मेरी हंसी अच्छी न लगी, लेकिन इसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। क्या ये अहमकों का टोला नहीं इंस्पेक्टर वॉल्टर? मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि इसके जहन जो कुछ घटता जाता है वो हमारे सामने आ जाए, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। अमरनाथ चुप हो गया। अगर वो ये कहानी अपने दोस्तों को सुना रहा होता तो वो दिलचस्पी से सुनते और इसे सच्ची कहानी कहते। इस बदबख्त को एहसास ही नहीं था कि वो CIA के 2 इंस्पेक्टरों को बयान दे रहा है, जिनमें एक अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ अपने कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते थे, और मैं तो तफ्तीश के मामले में अंग्रेज़ों से भी बदतर था। आज अपने कानून की धज्जियाँ उड़ती देखता हूँ तो दिल को बहुत दुख होता है, और अंग्रेज़ों का किरदार याद आता है कि अपने कानून की बेहुरमती करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया करते थे। अमरनाथ ने आधा पर्दा उठाया था। ये तो हमने अपनी पेशेवराना जहानत से मालूम कर लिया था कि तफ्तीश में संगीन किस्म की गड़बड़ की गई है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि कातिल पर पर्दा डाला जाए। अमरनाथ ने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को तो नंगा कर दिया, लेकिन ऐसा बयान देकर कि कुछ हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जिसे कोई भी तफ्तीशी अफसर सही तस्लीम नहीं कर सकता था। मैं कहानी को तवालत से बचाने की खातिर अमरनाथ का पूरा बयान नहीं सुना रहा, और जिन बातों पर हमें शक हुआ मैं वो भी अलग अलग करके नहीं सुना रहा। एक बात ज़रूर सुनाऊंगा। अमरनाथ ने बताया था कि इसकी बीवी की लाश पलंग पर पीठ के बल पड़ी थी। हमारे सवालों का जवाब देते हुए उसने बताया कि इसकी बीवी सोई हुई लगती थी। इसके जिस्म पर पूरे कपड़े थे, पलंग पर ज़बरदस्त थी और मज़ाहमत के कोई आसार नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का गला घोटा गया था, लेकिन जिस्म पर तशद्दुद का एक भी निशान नहीं था। ये तो मालूम हो गया था कि चोरी या डकैती की वारदात नहीं हुई। अगर हुई होती तो चोर मकतूला के कातिल होते तो लाश पलंग पर न होती, इसे फर्श पर और ट्रंकों वाले कमरे में होना चाहिए था, क्योंकि मकतूला ने पलंग से उठकर शोर मचाने या मज़ाहमत करने की कोशिश की होगी। अगर बाहर से कोई मकतूला को कत्ल करने के लिए आया था और इसकी नीयत डकैती की नहीं थी, तो मकतूला की लाश यूँ पुरसुकून तरीके से पलंग पर न पड़ी होती। वो खूबसूरत, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इस पर मुजरिमाना हमला कुदरती और लाजमी था। अगर चोरी ना भी हुई होती और मुजरिमाना हमला भी ना हुआ होता तो ये कत्ल इंतकामी था। कातिल कत्ल की नीयत ही से आया था। तुम्हारी ऐसी दुश्मनी किसके साथ है कि वो तुम्हारी बीवी को कत्ल कर गया? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने अमरनाथ से पूछा।
जवाब देने से पहले सोच लो। मैंने कहा, हमने अभी कई और लोगों से पूछताछ करनी है, फिर हम इस आदमी को तुम्हारे सामने लाएंगे जिसका तुम नाम लोगे। ऐसी दुश्मनी तो किसी के भी साथ नहीं, उसने जवाब दिया। तुमने किसी की बीवी के साथ नाजायज़ दोस्ती बना रखी होगी। नहीं जी, उसने कहा। तुम्हारा बाप कहता है कि तुम्हारी बीवी बदमाश थी, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा। तुम्हारी क्या राय है? आज़ाद ख्याल थी, उसने जवाब दिया। मुझे इतनी ज़्यादा आज़ादी पसंद नहीं थी। क्या वो तुम्हारे काबू से निकल गई थी? यही समझ लें, उसने जवाब दिया। इसको किससे मिलने से रोका करते थे? उसने चौंक कर मुझे देखा कि जैसे इसे सवाल की तवक्को नहीं थी। इसकी नौकरानी ने हमें मकतूला के साथ उसके ताल्लुकात की बहुत सी बातें बताई थीं। हम दोनों इंस्पेक्टर इन बातों को जहन में रखकर इससे पूछताछ कर रहे थे। तुमने इसे कभी रोका नहीं था। मैंने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना? वो तुमसे नफरत करती थी, उसका दिल किसी और के साथ था। तुम इस पर बदचलनी के इल्ज़ामात लगाते रहते थे। इसकी आंखें ठहर गईं। कत्ल से 1 रोज़ पहले तुम्हारी इसके साथ लड़ाई हुई थी, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। बोलो, ठीक है या गलत? मेरा ख्याल है कि मेरी नौकरानी ने आपके कान भरे हैं, उसने कहा। मेरी बीवी इस नौकरानी को खिलाती पिलाती रहती थी, इसलिए नौकरानी इसी की तरफदारी करती थी। अब इस औरत ने आपको मेरे खिलाफ झूठी बातें बता दी हैं। बको मत, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। अपनी बीवी के साथ तुम्हारी लड़ाई क्यों हुई थी? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने इसे बताया कि इस लड़ाई में मकतूला ने अमरनाथ से क्या कुछ कहा था और अमरनाथ ने क्या कहा था। लेकिन इससे आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि इसे मैंने कत्ल किया है, अमरनाथ ने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे रो रहा हो। पहले इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने मुझ पर इल्ज़ामात आयद किए थे कि अपनी बीवी को मैंने खुद कत्ल किया है। अब आप भी वही इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। पुलिस का कोई भी अफसर ये केस सुनेगा तो सबसे पहले तुम पर शक करेगा। मैंने कहा, मेरी बात गौर से सुनो छोटे सेठ अमरनाथ जी, जहाँ तुमने इतने सच बोले हैं तो ये भी बता दो कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल किया है। उसने बड़ी शिद्दत से इनकार किया। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने मुझसे 10,000 रुपया लिया था, अमरनाथ ने कहा। आप 12,000 ले लें। उसने हम दोनों की तरफ बारी बारी देखा जैसे हमारा बोली का इंतज़ार कर रहा हो, फिर बोला, आप खुद बताएं, 15,000? ये 10, 12 और 15,000 रुपये आज के नहीं थे। इन्हें आज के लाख, 1.5 लाख और 2 लाख समझें। तुम अभी अपने ठिकाने पर चलो, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने अमरनाथ से कहा। अब क्या होगा? उसने पूछा। हम तुम्हें सोचने की मोहलत दे रहे हैं, मैंने कहा। कुछ सोचना, कुछ हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसे इसी कमरे में भेज दिया और एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इसे अब फिर सिगरेट के बगैर रखो और अपना अमल जारी रखो, लेकिन शदीद नहीं। हमने आपस में सलाह मशवरा करके इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को बुलाया। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझ रहे हो, मैंने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास से कहा। ये लोग आदि मुजरिम और डकैत नहीं जो कई कई दिन CIA की मार खा सकते हों। ये तो सिर्फ एक रात में बोल पड़ा है। एक सिगरेट के एवज इसने तुम्हारा पर्दा उठा दिया है। अच्छा, उसने बड़ी आहिस्ता से कहा और पूछा, इकबाली हो गया? इस जगह कौन इकबाली नहीं होता? मैंने कहा। तुम पर अभी तक 10,000 का नशा सवार है। होश में आओ लाला। शहादत को मोड़ने तोड़ने और अपनी मर्जी की शहादत पैदा करने से पहले ये तो सोच लेना था कि मकतूला के वारिस भी मौजूद हैं और वो भी इन्हीं के पाए के लोग हैं, और तुम भूल गए थे कि CIA भी मौजूद है। मैंने इसे 3-4 बातें बताईं जो वो समझता होगा कि किसी को मालूम नहीं हो सकेंगी। ठहरो मलिक, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। क्या तुम बोलोगे या नहीं? हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। उसने सर झुका लिया। तुम्हारा बयान 4 रोज़ बाद होगा, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा, और तुम जानते हो कि तुम्हारे ये 4 रोज़ किस तरह गुजरेंगे। एक अर्ज़ करूं? उसने हम दोनों की तरफ बारी बारी देखकर पूछा। बोलो, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। मेरे खिलाफ मुकदमा न बनाएं, उसने कहा। महकमाना कार्रवाई करा दें।
महकमाना कार्रवाई में इसे ज़्यादा से ज़्यादा ये सज़ा मिलती कि नौकरी से सुबुकदोश कर दिया जाता। मुकदमे में इसे 2-4 साल सज़ाए कैद मिलनी थी। ये फैसला हमारे हाथ में नहीं था। शहादत में गड़बड़ करके एक कातिल को बचाना संगीन जुर्म था। तुम बयान दो, मैंने इसे कहा। इंस्पेक्टर वोल्टर मेरी बात नहीं टालेगा। हाँ हाँ, इंस्पेक्टर वोल्टर ने कहा, पहले ये पूरी बात बता दे, हम मदद करेंगे। मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने कहा। मुझे इस लड़की के कत्ल की इत्तला अमरनाथ के बाप ने थाने में आकर दी। मैं इस सेठ को जानता था। ये सियासी और समाजी हलकों में बड़ी शोहरत रखता है। इसने इससे पूछा कि इसे किस पर शक है। इसने किसी पर भी शक न किया और कहने लगा कि मैं इसके बेटे के घर चलूं, फिर वो मेरे साथ अलहदगी में बात करेगा। मैं इसके घर चला गया। क्या तुमने तमाम हालात वगैरह मालूम करके FIR तहरीर कर ली थी? मैंने पूछा। नहीं, इसने जवाब दिया। मुझे मालूम था कि मौका वारदात पर जाने से पहले क्या क्या कागजात तैयार करने हैं, लेकिन इस सेठ ने मुझे FIR न लिखने दी। कहने लगा कि पहले मेरे बेटे के घर चलो। मैं इसके साथ चला तो गया, लेकिन मैं ये समझ चुका था कि मामला कुछ गड़बड़ वाला है और मकतूला को इन्होंने खुद ही कत्ल किया होगा। आपने मुझे सच बोलने को कहा है तो मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने सोच लिया कि ये बहुत मालदार आदमी है और असर व रसूख वाला भी है। अगर कोई पेचीदगी और ख़तरे वाली बात ना हुई तो मैं इससे अच्छी खासी रकम वसूल कर सकता हूँ। इससे आगे जो बकुआ हुआ वो मैं ज़रा मुख्तसर करके और कुछ इन्हीं लोगों की ज़बानी सुनाता हूँ। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने अमरनाथ के घर में दाखिल होकर और इनकी रहनुमाई में बेडरूम में जाकर देखा। मकतूला की लाश पलंग पर पीठ के बल पड़ी हुई थी। इसका मुंह खुला हुआ था और आंखें आधी खुली हुई थीं। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने लाश के जिस्म का मुआयना किया। गर्दन पर नीले नीले धब्बे नजर आए। इन धब्बों से और खुले हुए मुंह और मुर्दा चेहरे पर तकलीफ के आसार से ये समझना मुश्किल नहीं था कि मकतूला का गला घुटा गया है। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास पलंग और कमरे का जायजा लेने लगा तो अमरनाथ के बाप ने उसका बाजू पकड़ लिया और उसे दूसरे कमरे में ले गया। ये इस मकान का ड्राइंग रूम था। फर्नीचर, कालीन और दीगर अशिया से पता चलता था कि ये कितने अमीर लोग हैं। मकतूला का खामिन अमरनाथ वहीं था। पंडित नरोत्तम जी, अमरनाथ के बाप ने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास से कहा, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता देता हूँ कि ये क्या हुआ है। आगे आप पर छोड़ता हूँ। आप चाहें तो मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लें और चाहें तो इसी तरह मामला गोल कर दें। क्या अपनी बीवी को आपके बेटे ने खुद ही कत्ल किया है? इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने पूछा। हाँ, बड़े सेठ ने जवाब दिया, लेकिन इसने बेदारी की हालत में नहीं बल्कि नींद की हालत में अपनी बीवी का गला घोट दिया है। सारी बात गौर से सुनें और मेरे बेटे की बचत का कोई रास्ता निकालें। इसने अपने बेटे से कहा, इन्हें पूरी बात सुना दो। मैं तो समझता था कि ये ख्वाब है, लेकिन आँख खुली तो ये एक हकीकत नजर आई। अमरनाथ ने कहा। पूरा ख्वाब बयान करें, इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने कहा। मैंने ख्वाब में अपनी बीवी को एक आदमी के साथ देखा, अमरनाथ ने कहा। वो इस आदमी के साथ बड़ी बेहुदा हरकतें कर रही थी। मैंने पहले इस आदमी को पकड़कर पीछे को घसीटा और उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो आदमी पीछे को गिरा, मैं इसके ऊपर बैठ गया और उसका गला घोंटने लगा। मेरी बीवी ने अपने दोस्त को मुझसे छुड़ाने के लिए कोई चीज़ मेरी पीठ पर मारी। मैंने उठकर अपनी बीवी की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ ली और गर्दन को बहुत ज़ोर से दबाने लगा। दबाते दबाते मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और फिर हल्की हल्की रोशनी हो गई। अपनी बीवी की गर्दन अभी तक मेरे हाथ में थी। मैं बेदार हो गया। साफ नज़र आ रहा था कि मैं पलंग पर हूँ और ये बेडरूम है। फिर मुझे पूरी तरह होश आई तो मैंने देखा कि मैं अपनी बीवी के पेट पर बैठा हुआ हूँ और उसकी गर्दन मेरे हाथों में है, जिसे मैं पूरे ज़ोर से दबा रहा हूँ। मैंने फ़ौरन उसकी गर्दन छोड़ दी। बीवी बिल्कुल नहीं हिली। मैंने इसकी नब्ज़ देखी, फिर दिल पर हाथ रखा। वो मर चुकी थी। इसका चेहरा देखकर मुझ पर इतना ज़्यादा खौफ तारी हुआ कि मैं घर से भागने लगा था। अचानक ख्याल आया कि पिताजी को इत्तला दे दूं। मैंने इन्हें टेलीफोन पर बताया तो उन्होंने मेरा हौसला मजबूत किया और कहने लगे कि डरना नहीं, मैं आ रहा हूँ। घर में सिर्फ मैं था या मेरी बीवी थी जो मर चुकी थी। बीवी का चेहरा देखा नहीं जाता था। मुंह पूरा खुल गया था और ज़बान थोड़ी सी बाहर आ गई थी और आंखें तो ज़्यादा ही खुल गई थीं। मैंने अपने हाथों से उसकी ज़ुबान अंदर की और मुंह बंद किया, लेकिन थोड़ा सा फिर भी खुला रहा।
फिर इसकी आंखें बंद की, ये भी थोड़ी सी खुली रहीं। इसके बाद पिताजी के साथ आप आ गए। मैं इस बयान पर किस तरह यकीन कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने इन्हें कहा। ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी बीवी को अमरनाथ ने बेदारी के आलम में कत्ल किया है। आपको मैं 2 डॉक्टरों के नामों पते बता सकता हूँ, अमरनाथ के बाप ने कहा। ये इनके ज़ेरे इलाज रहा है। अमरनाथ में खराबी पैदा हो गई है कि कभी कभी नींद में उठकर चल पड़ता है, कमरों में घूम फिर कर वापस अपने बिस्तर पर आ जाता है। इसमें ये बीमारी 10 साल की उम्र में पैदा हुई थी, जब इसकी माँ मर गई थी। माँ का प्यार खो जाने से ये हुआ कि इसे नींद में चलने की आदत हो गई। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने इनसे बहुत सी बातें पूछीं। फिर इसने अपना हिसाब किताब जोड़ा और ये इस नतीजे पर पहुंचा कि इन लोगों से दौलत वसूल की जा सकती है और इस वारदात की नौयत भी बदली जा सकती है। दौलत के अलावा इंस्पेक्टर नरोत्तम दास इन लोगों की मदद इस वजह से भी करना चाहता था कि वो खुद भी ब्राह्मण था। उसने इनसे 15,000 रुपया मांगा और 10,000 पर राजी हो गया। अमरनाथ के बाप ने इसे पुलिस के 2 हिंदू अफसरों का नाम लेकर यकीन दिलाया कि इनसे मिलकर वो इसे तरक्की भी दिला देगा और अगर इस केस में इस पर कोई मुश्किल आ पड़ी तो वो भी रफ़े करा देगा। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के दिमाग पर 10,000 का भूत सवार हो चुका था। जिन 2 हिंदू अफसरों के सेठ ने नाम लिए थे वो दोनों डीएसपी थे। इससे भी नरोत्तम दास खुश हुआ कि कोई मुश्किल आ पड़ी तो ये डीएसपी उसकी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने इस वारदात को डकैती की वारदात बना दिया। इसे बेडरूम में एक अटैची केस पड़ा नजर आया। उसने इस अटैची केस को अपने कब्जे में ले लिया और इन सेठों से कहा कि अब वो ये रिपोर्ट दें कि अटैची के केस में से इतने जेवरात और इतनी रकम चोरी हो गई है। अमरनाथ को उसने ये कहा कि वो इस तरह बयान दे कि वो आधी रात से कुछ पहले बाहर से आया, बेडरूम में आकर देखा कि बीवी मरी पड़ी है, अटैची केस खुला हुआ है और इसमें से ये माल गायब है। इसे ये भी बयान में शामिल करना चाहिए कि ये गया कहाँ था। अमरनाथ के बाप ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये कह दिया जाए कि अपने दोस्तों के पास बैठा रहा था। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने कहा, अगर ये दोस्तों का नाम लेगा तो इन सब के बयान लेने पड़ेंगे। चूँकि ये दोस्तों के पास नहीं था बल्कि अपने घर अपने बेडरूम में सोया हुआ था, इसलिए दोस्तों को झूठे बयान पर राजी करना पड़ेगा और ये हो सकता है कि किसी भी वक्त कोई दोस्त धोखा दे जाए। नरोत्तम दास ने सोचकर कहा, बेहतरीन और महफूज बयान ये होगा कि ये आपके घर चला गया था और ये और आप कारोबार का हिसाब किताब करते रहे थे और इसी में आधी रात हो गई। इस तरह एक कत्ल की वारदात डकैती की वारदात बन गई और कत्ल का बाइस डकैती साबित किया गया। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंस्पेक्टर दास ने इस वारदात की तफ्तीश को दूसरी लाइन पर डाल दिया था। इसने अमरनाथ और इसके बाप के बयानात लिख लिए, फिर इस केस की फाइल को तरह तरह की ज़मीनों से भरता रहा, झूठे रोज़नामचे लिखता रहा। ये इसकी गैर मामूली जुर्रत थी जो 10,000 रुपये ने इसे करवाई थी। इसने ये भी न सोचा कि ये केस अखबारों में भी छप गया है। अंग्रेज़ी के इस वक्त के सबसे बड़े अखबार स्टेट्समैन में भी इसकी खबर नुमाया तौर पर छपी थी। अखबारों में मकतूला के बाप के इस किस्म के बयान भी छपे थे कि इसकी बेटी को इसके खामिद ने कत्ल किया और डकैती महज एक ड्रामा है। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के पेट में 10,000 रुपया जा चुका था, जो मिडिल क्लास के आदमी के लिए एक खजाना था। आजकल सारे ही अखबार और रिसाले पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों के खिलाफ लिखते रहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर भी जूं नहीं रेंगती। अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी महकमे के खिलाफ किसी एक अखबार में हल्का सा इशारा भी आ जाता तो सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती थी। यह हरकत इस अखबार के खिलाफ नहीं जाती थी, बल्कि इस महकमे में पूरी इंक्वायरी होती थी कि अखबार ने कहाँ तक सच लिखा है, फिर इस महकमे की वो खामी दूर की जाती थी। दिल्ली में मकतूला के बाप के बयान शाया हुए तो पुलिस का महकमा चौंक उठा। मकतूला के बाप ने पुलिस के आला हुकाम को दरख्वास्त दी कि इसकी बेटी को कत्ल हुए 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किया गया।
اس لیے درخواست ہے کہ یہ کیس CIA کو دیا جائے۔ اس کی درخواست پر فوراً حکم صادر کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ کیس اخباروں میں آ گیا تھا۔ اب یہ کیس CIA کے پاس آ گیا تھا اور صرف ایک رات کے اندر اندر پردے اٹھ گئے اور متعلقہ تھانے کا SHO اقبالی بیان دے رہا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ امن ناتھ کا یہ بیان کہاں تک سچ ہے کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے اور اس نے اپنی بیوی کو گہری نیند اور خواب کی کیفیت میں قتل کیا تھا۔ انسپکٹر نروتم داس کو ہم نے باقاعدہ طور پر زیر حراست لے لیا، اسے حوالات میں بھیج کر امن ناتھ کے باپ کو بلایا اور اسے بتایا کہ نروتم داس گرفتار ہو کر حوالات میں بند ہو چکا ہے کیونکہ اس نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ اب آپ جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کرنا۔ انسپکٹر والٹر نے اسے کہا، ہمارے پاس 2 اقبالی بیان آ گئے ہیں، ایک نروتم داس کا اور دوسرا آپ کے بیٹے کا۔ اس کا سر جھک گیا۔ ہم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کے بیٹے اور نروتم داس نے اپنے بیانات میں کیا کہا ہے۔ ہم نے اسے صرف یہ بتایا کہ مقتولہ اس کے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے اور انسپکٹر نروتم داس نے 10,000 روپیہ رشوت لے کر قتل کے اس کیس کی شکل صورت ہی بدل ڈالی تھی۔ میرے بیٹے نے یہ قتل ہوش و حواس میں نہیں کیا، اس نے بڑی اداس اور ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ امن ناتھ نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن اس کا تو بڑا ہی ٹھوس اور قابل یقین ثبوت چاہیے۔ آپ نے 2 ڈاکٹروں کے نام دیے تھے، انسپکٹر والٹر نے کہا، لیکن انسپکٹر نروتم داس نے کیس کی اصل صورت بدل کر ان ڈاکٹروں کے بیانات نہیں لیے۔ میں آپ کو ان ڈاکٹروں کے نام اور پتے بتا دیتا ہوں، امن ناتھ کے باپ نے کہا، آپ ان سے تفتیش کر سکتے ہیں، ان کے بیان لینے کا وقت گزر گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر اب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو خود ہمارے دل میں یہ شک پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح آپ نے ایک پولیس انسپکٹر کو رشوت دی ہے، اسی طرح ان دونوں ڈاکٹروں کو بھی رشوت دے کر آپ بیان دلوا دیں گے۔ ہمارا شک یہ ہے کہ آپ نے ان 2 ڈاکٹروں کو تیار کر رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں، اس نے کہا، امن ناتھ کے پاس ڈاکٹروں کے پرانے نسخے موجود ہوں گے۔ یہ دونوں ڈاکٹر اتنے معزز اور بے غرض ہیں کہ انہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ امن ناتھ کی ماں اس کے بچپن میں مر گئی تھی، اس کے بعد اسے کبھی کبھی نیند میں چلنے کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب و غریب مرض یا عادت نہیں کہ کوئی نیند میں چلتا پھرتا ہے اور واپس اپنے پلنگ پر آ جاتا ہے اور صبح سے یاد ہی نہیں رہتا۔ اس مرض کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے اور سوئے ہوئے انسان کو نیند میں چلانا، اسے کہیں ٹھوکر نہ لگنے دینا، گرنے نہ دینا اور واپس پلنگ پر لٹا دینا ذہن لاشعور کا کام ہے۔ اس ذہنی مرض کے بعد مریض نیند میں صرف چلتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے لیٹ جاتے ہیں، صبح رات کی کارگزاری کا ذرا سا بھی علم نہیں ہوتا۔ امن ناتھ کے اس مرض کا باعث یہ بتایا گیا تھا، یعنی ماں کی موت، یہ قابل یقین تھا۔ اس مرض کی وجوہات اسی قسم کی ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں ایک سنگین جرم ہو گیا تھا، ایک لڑکی قتل ہو گئی تھی۔ قاتل کے باپ کا صرف یہ کہہ دینا کہ اس سے یہ قتل گہری نیند کی حالت میں سرزد ہوا ہے، قانون کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ قتل کی یہ وجہ صحیح ثابت کرنا ملزم کا کام تھا۔ ہم نے امن ناتھ کے باپ کو باہر بھیج کر امن ناتھ کو بلایا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سگریٹ مانگا۔ اسے سگریٹ کی بجائے ہم سے پھٹکار اور لعن طعن ملی کیونکہ اس نے انسپکٹر نروتم داس کے خلاف رشوت خوری کا ذکر تو کر دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ہاتھوں قتل ہوئی ہے۔ اب ہم نے اسے بتایا کہ اس کا باپ اور انسپکٹر نروتم داس بیان دے چکے ہیں تو اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور ویسا ہی بیان دیا جیسا کہ انسپکٹر نروتم داس نے دیا تھا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو واقعی نیند کی حالت میں قتل کیا تھا تو اس کے ذہن لاشعور میں اپنی بیوی کے لیے نفرت اور انتقام کا جذبہ دبا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اس کی بیوی کے تعلقات کس کے ساتھ تھے۔ ایک مسلمان نواب زادہ ہے، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی یہ دوستی شادی سے پہلے کی تھی، لیکن شادی کے 5-6 مہینے بعد مجھے اس کا علم ہوا۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کا تعلق بڑا گہرا تھا۔ ویسے بھی یہ لڑکی میرے قابو سے نکل گئی تھی، شام کو اکیلی باہر نکل جاتی تھی، میں اسے کچھ کہتا تھا تو وہ 1 کے بدلے 10 سناتی تھی۔
मैं इसे मोहब्बत का वास्ता देता था और वो मुझे यहाँ तक कह जाती थी कि मुझे तुम्हारी सूरत से ही नफरत है। मुख्तसर ये कि इन दोनों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी हो गई। अमरनाथ ने साफ अल्फाज में बताया कि इसे जब यकीन हो गया कि इसकी बीवी के ताल्लुकात एक मुसलमान नवाबजादे के साथ हैं, तो इसने बीवी को धमकी दी कि वो इसे इस तरह कत्ल करेगा कि इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और वो मशहूर करेगा कि इसकी बीवी अपने दोस्त के साथ भाग गई है। इसके 3 रोज़ बाद मुझे ये नवाबजादा मिला, अमरनाथ ने बयान देते हुए कहा। कहने लगा कि तुमने तो अपनी बीवी को खाली धमकी दी है, लेकिन मैं धमकी दिए बगैर गायब कर दूंगा। खबरदार, फिर कभी ज़बान पर ऐसे लफ्ज़ न लाना। मैंने सोचा कि जिसने इतनी दिलेरी से धमकी दी है वो करके भी दिखा सकता है। मैं इससे डरने लगा, लेकिन अपनी बीवी को मैं देखता था तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। ये कब का वाक़या है? मैंने पूछा। कत्ल से 2 रोज़ पहले का, उसने जवाब दिया। इस मामले में अपनी बीवी के साथ तुम्हारी बात हुई थी? मैंने पूछा। इससे अगले रोज़ हुई थी, उसने जवाब दिया। बीवी ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे जो कोई बुज़दिल आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो सारी रात और अगला सारा दिन यही सोच सोच कर परेशान होता रहा कि मैं क्या करूं। कत्ल की रात आई, मैंने ख्वाब में देखा। इसने वही ख्वाब सुनाया जो हमसे पहले इसने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को सुनाया था। इसने भी बताया कि 2 डॉक्टरों से वो नींद में चलने की बीमारी का इलाज कराता था, लेकिन ये बीमारी कम न हुई। हमने इसे बताया कि वो अदालत में इन दोनों डॉक्टरों को पेश करे। ये फैसला अदालत करेगी कि वो डॉक्टरों का बोर्ड तलब करे जो उसके मुतालिक अपनी रिपोर्ट दे कि इसने अपनी बीवी को नींद की हालत में कत्ल किया है और इसे नींद में चलने फिरने और कोई काम करने की बीमारी है। मुलजिम का पागलपन साबित किया जा सकता है, लेकिन इस नौइयत के ज़हनी मर्ज़ को साबित करना बहुत मुश्किल था। हमारा यानी कि पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि मुलजिम ज़हनी खराबी का बहाना कर रहा है। इसने दीदा व दानिस्ता और बकामिए होश व हवास अपनी बीवी को कत्ल किया है और कत्ल का बाइस मौजूद था, यानी मकतूला की एक आदमी के साथ आशनाई और खामिंद के साथ हिकारत आमेज़ सलूक। हमने बड़ी मेहनत से मुकदमा तैयार किया। अदालत ने ज़हनी मर्ज़ को कबूल नहीं किया। अमरनाथ को उम्र कैद, इंस्पेक्टर नरोत्तम दास और अमरनाथ के बाप को 2-2 साल सजाए कैद दी गई। इन दौलतमंद सेठों ने जहां तक अपील हो सकती थी दायर की, लेकिन सज़ा कायम रही।